डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लगातार हमारे चैनल से जुड़े होंगे। आज हम लोग आपके सामने विकासवाद चैप्टर जो है, क्रम विकास है, इवोल्यूशन है, उस चैप्टर से लमार्कवाद और डार्विनवाद को पढ़ेंगे। लमार्कवाद, लमार्किज्म और नव लमार्कवाद क्या है, डार्विनिज्म, नव न्यू डार्विनिज्म क्या है, इसको भी हम लोग जानते चलेंगे। सबसे पहले विकासवाद के संबंध में सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक में नाम आता है जॉन बैप्टिस्ट लमार्क का। इन्होंने पहला क्रम विकास सिद्धांत दिया था। इनकी एक किताब थी, किताब का नाम क्या था? फिलोसोफिक जूलॉजिक। इस किताब को उन्होंने 1809 में लिखा था। इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत दिए उनको लमार्कवाद का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कुछ बताया गया इस सिद्धांत में? तो आकार में वृद्धि पहला बात थी। इनका मानना था कि जीवों के आकार में वृद्धि जो होती है उनके आंतरिक शक्ति के कारण होती है। यह सिद्धांत बाद में गलत हो गया। प्रकृति का सीधा संबंध, वातावरण अगर प्रकृति परिवर्तित होता है तो जीवों की आवश्यकता में वृद्धि होती है और उस हिसाब से जीव अपने शरीर को परिवर्तित करते हैं। कुछ हद तक तो यह सही है। उपयोग और अनुपयोग, परिवर्तित वातावरण में जीव जिन अंगों का अधिक उपयोग करते हैं उनका विकास ज़्यादा होता है और जिन अंगों का उपयोग नहीं करते हैं उनका ह्रास होते चला जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और साथ में उन्होंने कहा कि नए लक्षण जो है वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि ये जो उपार्जित लक्षण होते हैं इनकी क्या होती है? वंशागति होती है। ये प्रजनन के द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये जो है आपका लमार्कवाद के सिद्धांत थे। अब लमार्कवाद को हम लोग नए सिरे से देखते हैं, नव लमार्कवाद के नाम से। इस सिद्धांत में कहा गया कि वातावरण जीवों को प्रभावित करते हैं और उनमें आनुवांशिक परिवर्तन लाते हैं। कुछ विभिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, सभी नहीं, है ना। और क्या सुधार किया गया? तो आंतरिक वाइटल बल का कोई भी योगदान क्रम विकास में नहीं होता है। उसी तरह से विभिन्नता, वही विभिन्नता जो अगली पीढ़ी में जाती है जो जननिक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो ये आपका लमार्कवाद संक्षेप में हम लोगों ने देखा। अब डार्विनवाद को हम लोग देखेंगे, डार्विनिज्म को देखेंगे। तो डार्विनवाद के जनक जो थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। 1800 से 9 से 82 तक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। कई सिद्धांत दिया इन्होंने, है ना, विकासवाद के संबंध में। इनका सबसे प्रचलित सिद्धांत जो था वो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत था, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत। इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत देने के क्रम में एचएमएस बीगल जहाज से समुद्र की यात्रा की, संसार की यात्रा की। 1831 से 36 तक इन्होंने यात्रा की। ये माल्थस के कथन से प्रभावित थे। क्या बताया था माल्थस ने? तो जीवों की जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थों की समानांतर वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या प्रभावित होती है ना, खानदान की कमी होगी। तो ये था माल्थस का सिद्धांत। डार्विन ने इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि प्राकृतिक चुनाव से ही अधिक आबादी का नियंत्रण होता है। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी। इनके किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, है ना। 1858 ईस्वी में एक समकालिक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड रसेल वैलेस। इन्होंने भी इसी तरह के बातों को प्रस्तुत किया। बाद में इन दोनों के विचार को मिला करके ही प्रस्तुत किया गया। दोनों के विचार समान थे। पूरा सिद्धांत देखते हैं डार्विन का। विभिन्नता की सर्वव्यापकता, इनका कहना था कि कहीं पर भी दो जीव एक समान नहीं होती, यहाँ तक कि एक जाति के दो जीव एक समान नहीं हो सकते। जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तेज संघर्ष होती है और वो तेज गति से प्रजनन करते हैं। जैसे चींटी असंख्य अंडे देती है। हाथी जो हमको लगता है कि बहुत कम बच्चे देता है, 30 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में मात्र 6 बच्चे पैदा करता है, लेकिन इसके अनुपात को देखा जाए तो 750 वर्ष में इनकी कुल जनसंख्या जो है 190 लाख पहुंच जाएगी। इसी तरह से सीप जो है कितना है, 1,60,00,000 अंडे देती है अपने प्रजनन काल में, लेकिन प्रकृति इन सभी का नियंत्रण करती है ना। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट नियम था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीवों में क्या होता है? तो अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष होता है। संघर्ष कई तरह के होते हैं। अंतर जातीय संघर्ष,
एक ही जाति के बीच में जो संघर्ष होता है। तो एक ही जाति के बीच के जीवों के लिए संघर्ष कैसा होगा? तो भोजन के लिए, आवास के लिए, इस तरह से संघर्ष करते हैं। अंतरजातीय संघर्ष विभिन्न जाति के बीच में, यहाँ पर भी भोजन के लिए होगा। यहाँ पर रिसोर्सेज सेम होंगे, है ना। यहाँ पर कोई एक दूसरे को मार करके खाएगा, इसके लिए संघर्ष होगा। पर्यावरणीय संघर्ष, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से, भूकंप से, बाढ़ से और भी कई परिस्थितियां विपरीत जब होती है, उससे बचने के लिए जीव जो है संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष में योग्यतम की अतिजीविता होती है और अयोग्य का विलोपन होता है। मतलब जो संघर्ष करेंगे प्रकृति भी उसे सपोर्ट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो आगे बढ़ते हैं, और अयोग्य जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं पृथ्वी पर से। ठीक है, ये कहा गया। और उन्होंने कहा क्या कि उपयोगी विभिन्नताओं की क्या होती है? वंशागति होती है। प्राकृतिक चुनाव चलते रहता है। विभिन्न अगर उपयोगी विभिन्नताएं अगर उपयोगी हुई, विभिन्नताएं जो परिवर्तन उनमें आया है, तो वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है ना, और नहीं तो वो वही आगे नहीं जाती है। विभिन्नताएं लगातार आगे बढ़ते रहती है, जमा होते जाती है, और एकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन से क्या होता है? स्पेसिएशन होता है, नई जाति का निर्माण होता है। विभिन्नताएं जब जमा होगी तो वो पुरानी जाति को से नई जाति को अलग कर देगी, वो नई जाति का निर्माण करेगी। डार्विन जो थे वो यात्रा के दौरान गैलापागोस आइलैंड में गए थे। उन्होंने पक्षी के चोंच का अध्ययन किया था। डार्विन फिंच उसका नाम रखा गया था, है ना। वो अलग अलग तरह के भोजन को करते थे, इस वजह से उनके चोंच अलग अलग प्रकार के थे। यहाँ कुछ अतिरिक्त नोट्स भी आपके लिए दे दिया गया है ना। वहाँ तक तो आपका काम का हो गया। डार्विनवाद और लमार्कवाद को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको दे दिया गया है थोड़ा सा जानकारी के लिए कि डार्विन कैसे थे? अंग्रेज थे, प्राकृतिक वादी वैज्ञानिक थे, है ना। जैविक विकास के सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया था। इनका कहना था कि किसी प्रजाति के जीव का विकास प्राकृतिक चयन की क्रिया के द्वारा होता है। डार्विन के मुताबिक अपने वातावरण के लिए सबसे अनुकूल जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए जो सफल होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, है ना। लाभकारी लक्षण आनुवांशिक होते हैं, वे अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। डार्विन 1859 में चार्ल्स डार्विन का जो किताब था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो आया था, है ना, इसी में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत को दिया था। डार्विन के मुताबिक सभी प्रजातियां वंशानुगत अंतरों के प्राकृतिक चयन के जरिए विकसित होती है ना। डार्विन चयन, अनुकूलन, प्रजाति की अवधारणा, विकासवादी परिवर्तन, नैतिकता वगैरह का ध्यान रखा था। नव डार्विनवाद इसी का सुधरा हुआ संस्करण है ना, जहां लगा और सबको मिलाकर के एक सिंथेटिक सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया गया है ना। नव डार्विनवाद में प्राकृतिक चयन को माना गया है। नव डार्विनवाद की अगर कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाए तो इसके मुताबिक प्रजाति के निर्माण के लिए जीन पूल के अंदर जीनोटाइप वेरिएंट का संचय प्रमुख प्रेरक तंत्र है। उत्परिवर्तन, एकाएक जीवों में परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्संयोजन, दो जीवों को मिलकर के नए गुण का निर्माण करना, प्रकृति का चयन, प्रजनन के कारण अलगाव होना, एडेप्टिव रेडिएशन, अनुवांशिकता, है ना, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, कहता है कि डार्विनवाद के मुताबिक उत्परिवर्तन जैसी अनुवांशिक विविधताएं अचानक हो सकती है और आबादी में बड़े बदलाव को ला सकती है। उसी तरह से लमार्क के बारे में भी हम लोग जान ही चुके हैं, है ना। जीवों के अंग का इस्तेमाल करने या ना करने के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो थोड़ा सा इसमें है, वो जिराफ पर अटके हुए थे और भी हम लोगों ने इसमें सुधार किया, है ना। नव डार्विनवाद को हम लोगों ने पढ़ा पूरा पीछे, है ना। ध्यान से देख लेंगे नोट्स को, कहीं कुछ लगेगा पॉइंट नोटेबल तो आप नोट कर लेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।